Good morning, student. Class 7th. Chapter number 4 in geography portion is air. This chapter some topics are discussed on the online classes. Right? What is atmosphere? Composition of the atmosphere. Okay? That is two topic we could discuss in online classes. Now, there is another topic, structure of atmosphere. What is atmosphere? Composition of the atmosphere also discuss. So, structure of atmosphere means how many layers on the earth, how it composition, what they work, why they important. Like some points we will talk about in this video, right? So let's start. Structure of atmosphere. The atmosphere is made up of concentric layer from the Earth's surface. Structurally, the atmosphere can be divided into 5 layers based on certain characteristics. अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो कुछ लेयर्स नज़र आती हैं और अगर स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें स्ट्रक्चरली बात करें कि किस तरह एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो हमें क्या दिखता है, हमें 5 लेयर्स नज़र आती हैं उस एटमॉस्फेयर में. अब ये 5 लेयर्स कैसे हैं, हाउ दे वर्क, कैसे वो वर्क करती हैं, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, हम उन लेयर्स के साथ क्या करते हैं, हर लेयर्स अपने आप में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, वी विल डिस्कस. ठीक है. फर्स्ट लेयर जो है, 5 लेयर्स देखी हमने कि 5 लेयर्स हैं. फर्स्ट लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर. देखो इस तरह से आपको आपके अर्थ पे 5 लेयर्स दिखती हैं. there is one ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये लास्ट जो है 5. 5 लेयर्स दिखी. बीच में हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ना. उसके बाद ये 5 लेयर्स दिखी. ये 5 लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसको लर्न करना है. ओके. फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. राइट. ये इनके वर्क है. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे बुक में भी कुछ इनके बारे में दिया गया है, हम उसे पढ़ते हैं. ट्रोपोस्फेयर, दिस इज द लोअर मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है ना, अर्थ के जस्ट बाद में ये जो लेयर दिख रही है ना हमें, ये लेयर, ये अर्थ के जस्ट बाद की ये लेयर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेयर है. ठीक है. क्यों लेयर इम्पोर्टेंट है ये भी पढ़ते हैं. इट्स एवरेज थिकनेस इज अबाउट 14 to 16 किलोमीटर्स. यानी ये कितनी थिकनेस है इसकी, ये 14 to 16 किलोमीटर तक ये इसकी थिकनेस है. इट इज़ ओनली 8 किलोमीटर ऑन द पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर. देखो ऐसा क्यों है, हमारी अर्थ जो है राउंड नहीं है, बताया था. हमारी अर्थ राउंड नहीं है. एक तो टिल्ट है, दूसरी हमारी अर्थ का शेप थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में है, पता है सबको. तो इसी वजह से पोल्स पे ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है वो 8 किलोमीटर तक है और इक्वेटर से वो जो है 18 किलोमीटर तक है. राइट है. इन दिस स्फीयर टेम्परेचर डिक्रीज रफली एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर ऑफ एसेंट और हाइट. मतलब जैसे जैसे हम इस लेयर्स की बात करते हैं तो इन लेयर्स ये इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ से 165 किलोमीटर ऊपर जाएंगे
तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे, तो 165 मीटर ऊपर जाते ही जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है। देन 165, देन 1 डिग्री डिक्रीज, देन 165 यू गो, देन 1 डिग्री सेल्सियस हैज बीन डिक्रीज। तो इस तरह हर 165 के ऊपर जाते जाते ही डिग्रीज जो है कम हो जाती है। इसीलिए तो जो माउंटेन्स पर हमें जो ऑक्सीजन लेवल कम दिखती है उसकी वजह यही है कि माउंटेन्स क्योंकि बहुत हाइटेड होते हैं और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। मोस्ट ऑफ द वेदर फॉर्मिंग फिनोनिमन लाइक रेन, हेल, फॉग एक्सेट्रा ऑकर इन दिस लेयर। यानी जितने भी वेदर कंडीशन है, जितनी भी वेदर कंडीशन है, चाहे आप कोई सी भी वेदर कंडीशन ले लो, रेन ले लो, कोल्ड ले लो, सब कुछ ले लो, वो सब कुछ कहाँ ऑकर होती है, यानी यही इसी लेयर में ऑकर होती है। यानी जितने भी फिनोनिमा है, जितने भी वेदर कंडीशन हेल्ड होनी है, वो सब इसी लेयर में होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। हम जिस एयर को ब्रीथ करते हैं ना, मीन्स ऑक्सीजन, वो भी हमें इसी लेयर में देखने को मिलता है और हम पढ़ चुके हैं ये प्रीवियस वीडियो में। दिस लेयर कंटेन 90% ऑफ वाटर वेपर एंड मोस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। इस लेयर में हम क्या देखते हैं, 90% वाटर वेपर है, क्योंकि जो क्लाउड फॉर्म होता है वो भी इसी लेयर में होता है। देखिए जब सारे वेदर की कंडीशन इसमें होती है तो ऑब्वियस है क्लाउड्स भी फॉर्म इसी में होगा, क्योंकि रेन अगर इसी लेयर में हो रही है तो 90% वाटर वेपर है, क्योंकि क्लाउड फॉर्म होते रहते हैं। तो इस लेयर में हमें 90% वाटर दिखता है और वाटर वेपर दिखते हैं और बाकी के डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। द टेम्परेचर एट द अपर पोर्शन इज नियरली 80 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज। देखो जैसे हम अगर इस लेयर की बात करें तो 80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर separating it from stratosphere is called tropopause. This layer is very unstable and is of 1.5 किलोमीटर थिकनेस ओनली। अब हम अगर ये दूसरी लेयर की बात करें ना, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर आप लोगों को दिख रही है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ये दो लेयर्स दिख रही हैं, इनके बीच का जो हिस्सा है, ये इनके बीच का जो खाली हिस्सा है, इनके बीच में एक लेयर आती है, उसको हम ट्रोपोपाउस कहते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट कर देती है। और ये ज़्यादा मोटी नहीं होती, इसकी थिकनेस ओनली 1.5 किलोमीटर ही है। दिस लेयर इज़ वेरी अनस्टेबल, थिकनेस ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड की, स्ट्रेटोस्फेयर की। द लेयर नियर ट्रोपोस्फेयर अप टू अ हाइट ऑफ नियरली 50 किलोमीटर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। यानी जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर से 50 किलोमीटर तक, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर और सिर्फ 50 किलोमीटर तक जो लेयर हमें दिखती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। अब ये क्या है, इन द अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर लाइज द ओजोन लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के जो जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है उसी में हमें ओजोन लेयर देखने मिलती है। ओजोन लेयर क्या वर्क करती है, सन से आने वाली रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेस को, जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी स्किन डिजीज हो जाती है जिससे, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो हमें कहाँ दिखती है, वो हमें स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर दिखती है। These layer protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun through. After crossing the tropopause, the temperature start increase up to a height of 50 kilometer. The temperature start increasing within stratosphere. There is a very little dust and water vapor present.
Clouds are almost absent and air movement is horizontal in this layer. Almost all the flying routes are through this layer. देखो हमने नीचे ट्रोपोस्फेयर में क्या पढ़े थे, जैसे जैसे हम 165 मीटर अब जाते जाते 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो यहाँ हम जैसे 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 ऊपर जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, तो यहाँ पर जो है डिग्री कम होने के बजाय इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर नहीं है, डस्ट पार्टिकल भी ना के बराबर है, और यहाँ तो क्लाउड दिखते ही नहीं है। तो देखो ऑब्वियस है, जहाँ फॉग नहीं होगा, जहाँ वेपर्स नहीं, वाटर वेपर्स नहीं होंगे, तो वहाँ पर तो ऑब्वियस है जो गर्मी होगी वो इंक्रीज ही होगी, तो वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं हम, मीजोस्फेयर, थर्ड लेयर। द लेयर लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर अप टू अ हाइट नियरली 80 किलोमीटर्स। अब अगर हम बात करें, स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर था, अब अगर हम उस 50 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो उस 50 किलोमीटर के अबव और 80 किलोमीटर के अंडर 50 to 80 अगर हमें कोई लेयर नजर आती है तो उसको, उस लेयर को हम मीजोस्फेयर कहते हैं। द लेयर लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर अप टू द हाइट ऑफ नियरली 80 किलोमीटर। विद इन मीजोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। यानी अगर हम बात करें मीजोस्फेयर की तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे, देखो जो ट्रोपोस्फेयर में था ना, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, हमें कोई डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर नजर नहीं आते, तो वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अब वापस मीजोस्फेयर में क्या है, वापस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं। Towards the upper portion of mesosphere there lies a small zone where temperature remain constant called mesopause। यहाँ पर जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा जोन है, यानी एक छोटी सी लेयर नजर आ रही है जिसको हम मीजोपाउस कहते हैं। ये लेयर में जो है कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन नज़र आती है, यानी कुछ जो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने का रिमेन कांस्टेंट है वो इस लेयर में है। इस वजह से यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्मोस्फेयर की, फोर्थ लेयर। दिस लेयर इज सो नोन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कंडीशन। देखो पहले में ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में फिर इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, मीजोस्फियर में फिर डिक्रीज हुआ, अब थर्मोस्फियर में ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेस विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जानते हो ना, वर्टिकल लाइन, लैटिट्यूड, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस, लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइंस है, एल्टीट्यूड जो खड़ी हुई लाइन है। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड के ऊपर जाए जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। हियर डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो एंड गैसेस प्रेजेंट आर वेरी स्मॉल। तो एयर की डेंसिटी यहाँ बिल्कुल कम है और जो गैसेस प्रेजेंट है वो बहुत स्मॉल पोर्शन में है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस जोन इज द इलेक्ट्रिफाइड मॉलिक्यूल्स और आयरन्स विच मेक रेडियो एंड टेलीविजन वेव ट्रांसमिशन पॉसिबल। लेकिन ये लेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेयर में देखो गैसेस बहुत स्मॉल पोर्शन में है, एयर बिल्कुल भी स्मॉल पोर्शन में यानी ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिफाइड मॉलिक्यूल्स और आयरन्स नज़र आते हैं, मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं इलेक्ट्रिफाइड आयरन्स बेस के, यानी इस लेयर में ऐसे मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं जो रेडियो एक्टिव और टेलीविज़न के जो कनेक्शन होते हैं ना, जो सिग्नल्स आते हैं हमें, तो जितने भी
हमें सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो थर्मोस्फेयर में ही नज़र आते हैं, क्योंकि जो सिग्नल हम भेजते हैं वो इसी के थ्रू, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक। वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाता है, यानी उनको इस तरह से पोजीशन में बनाया जाता है कि जो सिग्नल अर्थ से डायरेक्ट उस सैटेलाइट तक जा रहा है तो वो मॉलिक्यूल्स, वो रेडियो एक्टिव वेव्स कनेक्ट होकर वो सिग्नल दोबारा से अर्थ पर भेजती है। इसी तरह से ये सिग्नल्स जो हैं रिफ्लेक्ट होते हैं चारों तरफ, और जितने सिग्नल्स इससे जुड़े होते हैं उन सब में ये सिस्टम पहुंचता है, और हम एक जगह बैठकर, वर्ल्ड में कहीं भी बैठकर, हम एक ही चैनल पर, अलग अलग जगह बैठकर एक ही चैनल का मज़ा लेते हैं। आइनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर। देखो, आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर एक ही लेयर में आते हैं। ठीक है। आइनोस्फीयर कभी सुनो तो ये मत कहना अरे मैम ने तो थर्मोस्फीयर पढ़ाया था। आइनोस्फीयर ऑल्सो पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। आइनोस्फीयर बोलो, थर्मोस्फीयर बोलो, एक ही बात है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर, बियॉन्ड विच टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग इन्फिनिटली अपवर्ड्स। तो हमें थर्मोस्फीयर कहाँ से दिखता है, कहाँ से कहाँ तक दिखता है? मीजोस्फीयर 80 तक था, 80 से लेके 400 तक और उससे थोड़ा सा ऊपर तक, अपवर्ड्स तक हमें थर्मोस्फीयर की लहर दिखती है, यानी जो सबसे बड़ी लहर अभी फिलहाल हमें नज़र आ रही है। अब बात करते हैं हम एक्सोस्फीयर की। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, यानी एटमोस्फियर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली rarefied air. Space station are located at its margin on one of the distinct feature of this layer, that is boundary is not defined. यानी यहाँ पर जो हम देखते हैं तो स्पेस स्टेशन यहाँ लोकेट किए जाते हैं इस लेयर में। स्पेस स्टेशन होते हैं ना जहाँ हम रॉकेट्स को, या ये देखिए आप, ये देखिए एक्सोस्फीयर में ये रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं। तो यहाँ पर हम अपना स्पेस स्टेशन इस लेयर में लोकेट करते हैं, और इस लेयर की ये बात है कि इसकी कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं है। जैसे हम मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर की बाउंड्री डिसाइड कर ली ना हमने। एक्सोस्फीयर की क्या कही? 80 to 400 एंड अप। उसी तरह थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर स्टार्ट तो होता है, लेकिन ये कहाँ एंड होता है ये नहीं पता। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एटमोस्फियर। Without atmosphere, life would be impossible and there would be no cloud, wind, storm and weather. सिंपल है, समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। एटमॉस्फेयर के बिना कोई वेदर कंडीशन ही नहीं होगी, और वेदर कंडीशन नहीं होगी तो विदाउट एटमॉस्फेयर हम नहीं रह सकते। वी कांट सर्वाइव ऑन दी अर्थ विदाउट एटमॉस्फेयर. It acts as a great canopy to protect the earth's surface from the full range of solar effect by day and prevent excessive loss of heat by night. देखो, एक कैनोपी है। कैनोपी का मतलब समझते हो ना? एक कैनोपी ट्रीज होते हैं, बिल्कुल ऊपर से अम्ब्रेला टाइप होते हैं जो कवर किए हुए होते हैं। तो ये हमारे लिए कवर पार्ट है एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ के लिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? जो सोलार इफेक्ट है उससे क्या होगा? डे जो है बहुत गर्म होंगे, रात जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट करना। एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशन विच कैन कॉज वेरियस स्किन डिजीज। इन लेयर्स की वजह से यूवी जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हम फ्री हो गए स्किन डिजीज से। अगर ऐसा ना होता तो अर्थ के सारे ह्यूमंस जो है सबको स्किन डिजीज होती। ऑल वेदर एंड क्लाइमेटिक फिनोमिना take place here which are necessary for the growth and development of all the form of life on the earth. Simple. Atmosphere act as a greenhouse gas which keep earth warm and prevents excessive loss of heat. तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है
जो ग्रीन हाउस ग्लास है, जो एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से अर्थ जो है इतनी गर्म रहती है जितनी उसको रहना चाहिए। जितनी कहते हैं ना, अर्थ बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी तो भी हम सरवाइव नहीं कर सकते, अर्थ बिल्कुल हॉट हो जाएगी तो भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो अर्थ का जो सेटिंग टेम्परेचर है ना, वो इस एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। Atmosphere reflect radio waves transmitted from the earth and send them back to the earth. This help radio broadcasting. अभी बताया कि अर्थ की ये लेयर जो होती है रेडियो एक्टिव वेव्स को दोबारा से अर्थ पर ड्रॉबैक करती है, यानी दोबारा से भेजती है, जिस वजह से हमें जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, चैनल्स की, सीरियल्स की, ये जो हम देखते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें इन्हीं सिग्नल्स की वजह से प्रोवाइड होती है अर्थ पर। तो क्या समझ रहे हैं हम कि एटमॉस्फेयर कितना इम्पोर्टेंस है। विदाउट एटमॉस्फेयर वी कांट सरवाइव ऑन दी अर्थ। हम वाटर के बिना फिर भी 7 डेज तक जी सकते हैं, फूड के बिना हम फिर भी 1 मंथ तक जी सकते हैं, बट विदाउट टेकिंग breathe without taking oxygen can we survive on the earth? No. तो ये जो बायोस्फीयर की बात करते हैं ना, लिथोस्फीयर आता है, उसके अंदर हाइड्रोस्फीयर आता है, उसमें एटमॉस्फेयर आता है उसमें, तो ये तीनों ही स्फीयर मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं। यानी लाइफ की कंडीशन जो अर्थ पर सरवाइव करने के लिए चाहिए वो ये तीनों स्फीयर बनाते हैं। तीनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ लिया, मीजोस्फेयर पढ़ लिया, थर्मोस्फेयर पढ़ लिया और एक्सोस्फेयर भी पढ़ लिया। उसके साथ हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देखी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, temperature and heat zone. Okay, now we will discuss in next video. Thank you.